25 दिसंबर को हिंदी के अनूठे कवि और रचनाकार श्री नंद चतुर्वेदी का हम पुण्य स्मरण करते हैं। अपने नज़दीकी लोगों में आप नंद बाबू के नाम से ज़्यादा जाने गए। आज हम बातचीत करेंगे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं हिंदी के महत्वपूर्ण रचनाकार डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार आपको और सभी श्रोताओं को। नंद बाबू के बारे में हमारे तमाम श्रोता जिन्होंने अभी तक उनको उस रूप में नहीं पढ़ा है या फिर उनकी कुछ ही किताबें पढ़ी हैं, हम शुरुआत से जानना चाहेंगे उनके व्यक्तित्व से। अगर मैं शुरू करूं तो आपका जन्म कहाँ हुआ, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? नंद बाबू बताते हैं उनके जन्म के बारे में। वे ये कहते हैं कि 21 अप्रैल 1923 को उनका जन्म हुआ। उनका जन्म हुआ था रावजी का पीपलिया। स्वतंत्रता से पूर्व रावजी का पीपलिया मेवाड़ राजस्थान में था, जो अब मध्य प्रदेश में है और मनासा ज़िले में है। 21 अप्रैल 1923 ही एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन था जब हिंदी जगत को नंद चतुर्वेदी जैसे साहित्यकार मिले और हमें गौरव करने के लिए नंद बाबू दा, जिन्हें हम कहते हैं, हमें पिता के रूप में मिले। तो यशस्वी पिता जिनकी कीर्ति को आप आगे बढ़ा रही हैं यशस्वी पुत्री के रूप में। अगर मैं थोड़ा सा और उनके बारे में जानना चाहूँ तो आपका जन्म आपने बताया कि अविभाजित मेवाड़ में ही कहेंगे, अब जो मध्य प्रदेश में है। कविता की तरफ रुझान कैसे हुआ? देखिए, वो अपनी काव्य यात्रा के बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं और उन्होंने एक प्रसंग में ये बताया भी था। इसके अलावा भी उन्होंने कई अपने जो साक्षात्कार दिए और हिंदी के वरिष्ठ और महत्वपूर्ण साहित्यकारों ने भी उनसे ये प्रश्न पूछा था कि आपकी काव्य यात्रा का, आपका सृजन का प्रारंभ कैसे हुआ। वो इसके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात बताते हैं। वो ये कहते थे कि जब वो झालावाड़ में थे तो वो अपने पिता के साथ झालावाड़ के नरेश थे राजेंद्र सिंह सुधाकर। राजेंद्र सिंह सुधाकर जी स्वयं एक बड़े कवि और शायर थे। तो वो एक समय था, संजय जी, जब कविताओं के लिए समस्या पूर्ति हुआ करती थी और जितने भी बड़े कवि हुए वे ये कहते हैं कि समस्या पूर्ति में जो कवि लिख लेता है उसके लिए ये काव्याभ्यास का सबसे अच्छा अवसर होता है। उन दिनों जब ये माना जाता था कविता के लिए आपको रिदम का भी ध्यान रखना है, छंद का भी ध्यान रखना है, तो ये सारी चीज़ें एक अभ्यास के तौर पे काम आती थी जी। तो वो ये कहते हैं कि एक समस्या पूर्ति थी हमारे हैं, इस शीर्षक से राजा राजेंद्र सिंह सुधाकर जी ने एक काव्य प्रतियोगिता रखी। तो जो हमारे बाबा थे, नंद बाबू के पिता श्री सुदर्शन लाल जी चतुर्वेदी, जो स्वयं भी कवि अभिरुचि के थे, तो वे नंद बाबू को लेकर गए दरबार में और उन्होंने उनसे ये कहा कि ये काव्य प्रतियोगिता है, समस्या पूर्ति है और तुम्हें इसमें रचना लिखनी है और उसका पाठ भी करना है। ये वो समय था जब नंद बाबू अल्पायु के थे, लगभग 12-13 वर्ष के थे। सौभाग्य से उन्होंने वो रचना वहाँ पढ़ी और वे प्रथम आए और यहीं से वो ये कहते हैं कि उनका काव्य के प्रति जो रुझान है, पहला रुझान और पहली अभिव्यक्ति, ये उसी समय की है। और एक बात संजय जी और महत्वपूर्ण वो ये बताते हैं कि उसी समय में दरबार में रीतिकाल के अवसान के समय के और खड़ी बोली का जब प्रारंभ हो रहा था, उस समय के एक महत्वपूर्ण कवि थे कवि गिरधर शर्मा नवरत्न। एक थे हरनाथ जी, एक थे गया प्रसाद स्नेही जी। ये जो 3 कवि थे, इनकी उपस्थिति में नंद बाबू और उनके जैसे जो युवा कवि थे, उन्हें जब कविता का पढ़ने का और अपने लिखे को सुनाने का अवसर उन कवियों के सामने मिला
तो वो ये कहते हैं कि जितना अच्छा छंद और लय का अभ्यास उन्हें उस समय में हो गया, और जैसा कि आप जानते हैं वो जो समय था वो ब्रजभाषा का समय था, तो ब्रजभाषा में ही उन्होंने, नंद बाबू ने भी लिखना प्रारंभ किया था। प्रारंभ के उनके जो सवैये हैं, जो छंद हैं, वो ब्रजभाषा के रहे। और ये जो 3 कवि थे, इनका प्रभाव उनके ऊपर था। और एक बात वो कहते हैं, वो जैसा कि हम सब जानते हैं, नंद बाबू जितने समाज के हैं उतने ही परिवार के हैं। तो वो परिवार में अपने माता पिता के प्रति उन्हें अगाध श्रद्धा थी, और वे ये कहा करते थे कि उनके पिता भी भक्त थे, और अनेक भक्त कवियों की रचनाएं उन्हें कंठस्थ थीं। तो उन्होंने नंद बाबू को काव्याभ्यास करवाया, और वो ये कहते थे कि काव्य का जो लालित्य है, जो उसकी मधुरता है, जो उसका सौंदर्य है, और जो उसको उस कविता से जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंदानुभूति की शिक्षा भी उन्हें अपने पिता से मिली थी। तो वो अपने काव्य सृजन में अपने पिता के भी महत्वपूर्ण अवदान को रेखांकित करते हैं। जी मंजू जी, आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि ब्रजभाषा से उन्होंने शुरू किया। मैं ये समझ रहा था कि शायद चतुर्वेदियों की मातृभाषा रही होगी, लेकिन उस समय चलन था कि आप कवि तभी माने जाते हैं जब ब्रज में आप लिखें। हमने देखा है भक्त काल के जितने भी कवि थे वो भी ब्रज में सृजन करते थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों। तो नंद बाबू का ये जैसे प्रस्थान बिंदु ब्रज से हिंदी की तरफ और आधुनिक हिंदी कविता की तरफ, ये कब की बात है और ये कैसे हुआ? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। किसी कवि की काव्य यात्रा कैसे प्रारंभ होती है और किन किन चरणों से, किन किन पायदानों से गुजरती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नंद बाबू ये कहा करते थे, यद्यपि उन्होंने ब्रजभाषा से प्रारंभ किया था, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ब्रजभाषा के श्रृंगार का उनके ऊपर प्रभाव नहीं रहा। ना उन्होंने ब्रजभाषा की प्रेम और लालित्य को पकड़ा। उन्होंने जब ब्रजभाषा में लिखा, उन्होंने जब सवैये लिखे, तो उन्होंने उस समय में भी उनमें भी उनको समाज दिखाई दे रहा था। तो सामाजिक विद्रूपताओं का, गैर बराबरी का, वंचितों के दुख का, वंचितों की पीड़ा का जो चित्रण उन्होंने बाद में अतुकांत कविताओं में किया, वो ब्रजभाषा में भी निहित था। तो वो जो बात वो कहते थे, जो उनसे जो प्रश्न आपने पूछा है और जो और लोग भी उनसे पूछा करते थे, जो उनकी साक्षात्कार की पुस्तकें आईं उसमें, और जो हेतु भारद्वाज जी ने उनके ऊपर एक विशेषांक निकाला अक्सर का, उसके पूर्व राजस्थान साहित्य अकादमी ने मधुमती का जो विशेषांक निकाला था, नंद बाबू के ऊपर केंद्रित था वो। तो उसमें भी ये जो एक प्रश्न पूछा जाता है कि वो क्या कारण रहे कि वे ब्रजभाषा से खड़ी बोली हिंदी में उन्होंने प्रवेश किया। तो जो एक अंतर्धारा जो बहती रहती है भाषा की, भाषा चाहे एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है, लेकिन जो भाव की धारा है, जो विचार की धारा है, और जो उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष के समय में जो देखा था, तो जब उन्होंने ब्रजभाषा में लिखा तब भी, और जब उन्होंने खड़ी बोली में हिंदी में लिखा तब भी, भाव के स्तर पर, विचार के स्तर पर वे आगे से आगे बढ़ते चले गए। जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन उन्होंने देखा, वैसे वैसे वे उनकी कविताओं में, उनकी कविताओं की भावधारा में वो सहजता से ही प्रवेश करती गई। जी मंजू जी, एक चीज़ है कि जो लेखक होता है वो मौलिक सृजन करता है, लेकिन उसके साथ ही उसमें जो उसके पूर्वज रचनाकार होते हैं उनकी एक छाप होती है, और फिर वो एक नवीन सृजन करता है। नंद बाबू के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि उनका जो लेखन है उसमें उनके जो अग्रज थे, पूर्वज थे, उनकी कहीं न कहीं कोई प्रभाव इस तरह का हम देखते हैं? देखिए, इस बारे में वो जो बात कहा करते थे और जिन कवियों का वो बार बार उल्लेख करते थे,
वो ये कहते थे कि मैं कहीं एक जगह ठहरना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भक्ति रस की कविताओं की प्रासंगिकता नहीं है। वे कहते थे कि रीतिकाल का जो श्रृंगार है, रीतिकाल की जो सरसता है, रीतिकाल में जो छंद विधान है और रीतिकाल का जो माधुर्य है, उसके बाद अगर हम आधुनिक काल की तरफ देखते हैं तो कैसे उन्होंने छायावाद और प्रगतिवाद से बचते हुए, वो उनसे एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि जब आप लिख रहे थे तो वो समय था छायावाद और प्रगतिवाद का, तो कैसे आपने उनके साथ जुड़ाव किया या आपने कोई और रास्ता निकाला? तो वो ये कहते थे कि मैं किसी वाद और किसी विचार में नहीं फंसा हूँ और मेरी जो कविता की दुनिया है वो मेरी आसपास की दुनिया है। मेरा पड़ोस, मेरा मोहल्ला, मेरा समाज, मेरे लोग। और अगर आप तो खैर जानते होंगे, उन्होंने एक संस्मरण की पुस्तक लिखी, अतीत राग। अतीत राग उनकी एक ऐसी पुस्तक थी जिस पर उनकी बहन ने ये टिप्पणी की थी कि जीवन में राग कम थे क्या जो अतीत राग और जुड़ गया। मेरे ख्याल से साहित्य के लिए इससे सुंदर टिप्पणी और कोई नहीं हो सकती। तो वो जो अतीत राग है, जहाँ पर माँ का गांव भी है, जहाँ पर नानी भी है, जहाँ पर शंकर दादा भी हैं, और तो वो और जब वो लिखते हैं तो वो ये कहते हैं कि मुझे किन्हीं महापुरुषों की आवश्यकता नहीं है। मैं अगर अपने नगर के ऊपर नहीं लिखूँगा, अपने नगर में तांगा चलाने वाले के ऊपर नहीं लिखूँगा, अगर मैं अपने नगर की झील के ऊपर नहीं लिखूँगा और अपने नगर के पर्वत के ऊपर नहीं लिखूँगा तो मैं पिछड़ जाऊँगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उनका सारा जो सृजन है, मैं आपको बताऊं कि मैंने उनको बहुत सारे कामों को करते हुए भी ऐसा मुझे लगता था कि ये कोई कविता के सृजन का उनका क्षण है। वो जब लिखते थे, लिखते लिखते वो बाहर एक हमारे यहाँ पर एक गुलमोहर का पेड़ हुआ करता था जिसे आलोचक माधव हाड़ा ने सुगंध वृक्ष नाम दिया था। फिर नंद बाबू ने उसके ऊपर एक सुगंध वृक्ष कविता भी लिखी थी। तो वे जब वहाँ आकर बैठ जाते थे और वो दूर कहीं अलक्ष्य देखते रहते थे कि जैसे किस चीज़ को याद कर रहे हैं, किस भाव को, किस अनुभूति को, किस क्षण को याद कर रहे हैं, वो कौन सी स्मृतियाँ हैं जो उनकी आँखों के सामने तैर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आसपास की दुनिया में ही जीते थे। जी मंजू जी, अब आखिर में मैं पूछना चाहूँगा, हालांकि बातचीत करने के लिए बहुत है, लेकिन हम अपने श्रोताओं को कुछ नंद बाबू की कविताएं भी आपके माध्यम से सुनवाएंगे। तो एक छोटा सा सवाल और है कि किस रूप में आप देखते हैं नंद बाबू को? उनका एक कवि रूप है, कवि चिंतक, गद्यकार, पत्रकार, वक्ता, शिक्षक वाला रूप है और पिता। तो आप किस तरह से उनको देखती हैं? मुझे लगता है कि नंद बाबू पर दिए गए साक्षात्कार में ये सबसे सुंदर प्रश्न है और भावुक कर देने वाला प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मुझे नहीं लगता कि वो विभाजित व्यक्तित्व थे। वो जैसे साहित्यकार थे वैसे ही वे वक्ता थे, वैसा ही उन्होंने गद्य लिखा। पत्रकार के रूप में जब उन्होंने बिंदु पत्रिका निकाली तो जो उनका एक अविराम संघर्ष था उसको भी हमने देखा। उसके ऊपर उन्होंने कैसे उन्होंने उन सारी तकलीफ़ों को झेल कर भी अपनी अंतिम कोशिश की कि बिंदु पत्रिका निकलती रहे, हमने वो भी देखा। शिक्षक के रूप में वो इतने लोकप्रिय थे। विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट जैसे एक छोटे से इंस्टीट्यूट में वो हिंदी पढ़ाया करते थे। और मैं आपको बताऊं कि जिस समय वो पंचवटी किताब पढ़ाया करते थे तो जो हिंदी के विद्यार्थी नहीं थे वे भी उनकी कक्षा में आ जाते थे और वे उनके शिक्षक रूप को इतना पसंद करते थे। लेकिन मेरे लिए वे पिता के रूप में
मैं बार बार कहती हूँ कि ऐसे समाजवादी पिता शायद ही मिल पाए कि जिन्होंने जैसा कहा वैसा जिया और जैसा जिया वैसा लिखा। हर बार उन्होंने ये सिद्ध किया कि वे एक उदार, एक समाजवादी विचारों को फैलाने वाले, जैसा कि वो कहते थे कि जो बात लोहिया के संबंध में वो कहते थे कि कैसे उन्होंने, लोहिया जी ने जितनी सारी बातें कही, निराशा के कर्तव्य की बात कही और स्त्रियों के संबंध में जो बात कही, नंद बाबू की पिता के रूप में एक सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उन्होंने घर में बेटे और बेटी में, बेटी और बहू में, बहन में, किसी में कोई भेद नहीं किया। और यही कारण है कि ऐसे समय में जब परिवारों में बेटियों को शिक्षा देना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को शिक्षित किया। और वो बार बार ये कहते थे कि महिलाओं का आत्मनिर्भर होना, नौकरी करना, पढ़ना, और जो पढ़ा है अगर तुम शिक्षित हो तो शिक्षित की तरह व्यवहार करो, वैसा दिखो। ये जो बात वो बार बार हमें कहा करते थे, मुझे लगता है कि उनको याद करने के लिए ये बातें कम पड़ सकती हैं और समय कम पड़ सकता है, लेकिन उनके किस्से कभी भी कम नहीं पड़ सकते। जी बिल्कुल। अब मंजू जी, हम चाहेंगे कि एक दो कविताएं हमारे श्रोताओं को आप उनकी आपके माध्यम से हम सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं आपको सुनाती हूँ। ये उनकी स्वयं की बहुत पसंदीदा कविता है। जो बात वो कहा करते थे प्रेम के बारे में, उन्होंने लिखा इस कविता में। ये पुस्तक है उनकी, जहाँ एक उजाले की रेखा खींची है। इस पुस्तक में ये कविता प्रकाशित है। शीर्षक है प्रेम के बारे में। हवा से मैंने प्रेम के बारे में पूछा, वह उदास वृक्षों के पास चली गई। सूरज से पूछा, वो निश्चिंत चट्टानों पर सोया रहा। चंद्रमा से मैंने पूछा प्रेम के बारे में, वह इंतज़ार करता रहा लहरों और लौटती भी पूर्णिमा का। पृथ्वी ही बची थी प्रेम के बारे में बताने के लिए, जहाँ मृत्यु और जिंदगी, सन्नाटा और संगीत, लड़कियाँ थीं और लड़के हजारों बार भी मिले थे और कभी नहीं। समुद्र था और तैरते हुए जहाज, एकांत था और सभाएं, प्रेम के दिन थे अनंत। और एक दिन था जहाँ एक शहर था सुनसान और प्रतीक्षा थी। यहाँ जो रह रहे थे कहीं और चले गए थे, थके और बोझा ढोते, जो थक गए थे लौट आए थे। यहाँ राख थी और लाल कनेर, प्रेम था और हाहाकार। कितनी सुंदर और गहरी कविता है। एक कविता और हम सुनना चाहेंगे। एक जो उल्लेख मैंने आपके सामने किया था सुगंध वृक्ष का, जी, मुझे लगता है कि एक स्मृति और एक इम्प्रेशन उनका अपनी बहन का रहा होगा। यही वो कविता है। शीर्षक है सुगंध वृक्ष। वहाँ उस गली के मोड़ पर एक वृक्ष था सुगंध का। कभी कभी जब बिजली चली जाती, पूरे शहर की अमूमन में ठिठक कर खड़ा रहता जिधर था हमारा घर। रुक्मणी उस वृक्ष के पास जाती, पूछती उसका नाम, वंश कुल गोत्रशील, पूछती हमारे घर चलोगे? वृक्ष कहता ले चलो भुआ। हवा वहीं बांध देती अपना घोड़ा, दिन वहीं रुककर बादलों से बातें करता। थोड़े दिनों बाद वह घर बिक गया, सुगंध का वृक्ष भी। वे लोग चले गए, नए लोगों के लिए ऊंची छत पर छत, मंजिल पर मंजिल। हवा अपना घोड़ा खोलकर ले गई, बादल रूठ कर चले गए, काली छायाओं के वक्राकार चक्र घूमने लगे। देखते देखते सुगंध वृक्ष मुरझा गया। डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका आभार।